अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी ये अल्केन्स की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैंने अल्केन्स का जो है एल्केन्स का हमने जो इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने इससे पहले अपलोड किया है, जिसमें मैंने एल्केन्स के कॉन्सेप्ट को बताया है। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है जिस तरह से इस बुक में प्रेजेंट है। उसके बाद मैंने इसके कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो से पहले उसको देख कर आएँ ताकि आपको ये वीडियो में समझ आए। मैं इतनी डिटेल से नहीं चीज़ें समझाऊंगी, लेकिन मैं इससे पहले कॉन्सेप्ट चुके दे चुकी हूँ। तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करें एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स कहते को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है एफिन्स का मतलब निकला है अफिनिटी से। अफिनिटी का मतलब होता है एबिलिटी। हम यहाँ पे अफिनिटी को डिस्कस कर रहे हैं। पैरा का मतलब होगा यहाँ पे लो अफिनिटी। लो अफिनिटी का क्या मतलब होता है? अफिनिटी किस सेंस की? अफिनिटी मतलब रिएक्टिविटी। एल्केन्स चूँकि ज़्यादा इनर्ट होते हैं, इस वजह से हम इन्हें पैराफिन्स बोलते हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनर्ट होते हैं, इस वजह से हम एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसका डिस्कस करते हैं। हम इसका इंट्रोडक्शन। एल्केन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, और इसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज जो होती हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं बाय सिंगल बॉन्ड्स और आइदर अदर कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स। इसका मतलब ये है, देखिए फॉर एग्जांपल एल्केन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है। अब मीथेन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, लेकिन वो चारों हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, चारों साइडों पे हाइड्रोजन ही अटैच है मीथेन के केस में। लेकिन अगर हमारे पास इथेन है तो ओबियसली उसमें एक उसकी फाइनल वैलेंसी जो है वो एक वैलेंसी कार्बन के साथ सेटिस्फाई हो रही, बाकी हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन के साथ ही हो या हाइड्रोजन के साथ, इस केस में कार्बन का सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होती हैं। इसी वजह से इनको हम दे आर देयर फॉर नॉन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो मीथेन है इस फैमिली का, और इसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है, और sp3 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अच्छा, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों होती है, ये मैंने अपना कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें जो इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसमें सबसे पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? एल्केन्स और एल्काइंस। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन की एडिशन। ठीक है, तो इस मेथड में हम हाइड्रोजनेशन करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखें एल्कीन्स या एल्काइंस है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम उनके डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर दें और उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ओबियसली वो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो एल्कीन्स तो नहीं रहेंगे या एल्काइंस तो नहीं रहेंगे। तो इस मेथड से भी हम एल्केन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इस मेथड को हम स्पार्टियर-सैंडर्स रिएक्शन कहते हैं, ये मैं वहाँ भी बता चुकी हूँ, ये साइंटिस्ट के नेम पर है। हाइड्रोजनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस यील्ड एल्केन्स प्रोड्यूस करने के लिए हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल की प्रेजेंस में। अब इस देखें, इसमें हमने कैटलिस्ट निकल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम प्लाटिनम भी यूज़ कर सकते हैं। वो रूम टेम्परेचर, अगर हम प्लाटिनम यूज़ करते हैं तो वो चूँकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो उनको हम यूज़ करते हुए सिर्फ रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो यूजुअली निकल से एक्सपेंसिव होती है, इस वजह से हम उन्हें यूज़ नहीं करते। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये है डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, यहाँ से हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाली हाइड्रोजन इसके साथ और ये वाली हाइड्रोजन इसके साथ, तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है ऐड हो जाएगी एल्कीन में और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, इथीन है, इस कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगी और ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगी। This the hydrogen can also be carried out with the platinum at room temperature, but they are expensive than nickel. That's why we usually use nickel only. This method is of industrial importance because we basically produce vegetable ghee by the catalytic hydrogenation of vegetable oil. वेजिटेबल ऑयल से हम वेजिटेबल घी प्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड होता है, घी जो है सैचुरेटेड होता है। हम अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं बाय द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट, से बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटलिस्ट मैं बता चुकी, हम इसमें कैटलिस्ट जो है वो निकल यूज़ करते हैं, प्लाटिनम यूज़ करते हैं या फिर प्लाटिनम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यूजुअली, चूँकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हम ज़्यादा चीज़ एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से हम निकल ही यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर पे।
ठीक हो गया। दूसरा इसका मेथड है वो है अल्काइल हैलाइड से। अच्छा देखें अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, हम व्हेन एन एल्केन इज प्रोड्यूस व्हेन अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। एक्वस एसिड का मतलब है एसिड भी प्रेजेंट है और एसिड जो है वो वाटर में प्रेजेंट है। अब एक्वस एसिड है, एसिड का मतलब इसका मतलब है एसिड डाइल्यूट है, ठीक है। एसिड डाइल्यूट है इस वजह से, चूँकि वो वाटर में प्रेजेंट है इस वजह से H पॉजिटिव और माइनस की एक्स माइनस हैलाइड जो है उसके ये एसिड जो है वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। जिंक क्या करेगा, यहाँ से जिंक यहाँ से हेलोजन लेगा, यहाँ से हैलाइड लेगा, यहाँ से जिंक हैलाइड बना देगा ZnX2, और ये जो R है ये सिंपली इस H के साथ अटैच हो जाएगी और ये अल्काइल हैलाइड से अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास अगर मिथाइल आयोडाइड प्रेजेंट है, जिंक है और हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड है, तो ये आयोडीन और ये जिंक और ये आयोडीन ये ZnI2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये हाइड्रोजन के साथ मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा इसमें देखने वाली बात यह है इस मेथड से हम मीथेन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो पहले वाला एल्कीन या एल्काइन वाला मेथड है जिस उससे हम मीथेन ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मिनिमम हमें 2 कार्बन तो प्रेजेंट होगी, क्योंकि देखें जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो मिनिमम 2 ही कार्बन में प्रेजेंट होगा ना, वो 2 ही कार्बन में प्रेजेंट होगा, आगे चेन जितनी मर्जी लंबी हो। तो चूँकि वो उसमें 2 कार्बन होना ज़रूरी है तो फिर उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कभी भी 1 कार्बन वाला नहीं बनेगा, वो भी 2 कार्बन वाला ही बनेगा, क्योंकि हम उसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी कार्बन स्किप नहीं हो रहा, तो जो प्रोडक्ट है वो दोनों कार्बन वाला ही बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसमें हम 1 कार्बन वाली एल्केन नहीं ले सकते, यानी उससे हम मीथेन नहीं ले सकते, उससे हम सिर्फ इथेन और उससे हायर एलिमेंट तो ले सकते हैं लेकिन मीथेन नहीं ले सकते। लेकिन आप देखिए यहाँ पे आप गौर करें हमारे पास चूँकि अल्काइल हैलाइड है तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से सिंपली माइनस कर रहे हैं एक्स को और ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन को। तो सिंपली हम यहाँ से एक्स को निकाल दें और हाइड्रोजन को ऐड कर दें। अब चूँकि इसमें यहाँ पे एक ही कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, तो इस वजह से हम यहाँ पे मीथेन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस मेथड से। इसका मतलब है हम एल्काइल हैलाइड से मीथेन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल उन्होंने दी है नीचे। अब आप देखें ये हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको पहले इसका नोमेनक्लेचर बताती हूँ। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है और इसके पास ही ब्रांच है। अब चूँकि ब्रांच को यहाँ से मिनिमम नंबर मिल रहा है इस वजह से हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 पोजीशन पे ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब 2 ब्रोमो ब्यूटेन का जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन किया तो क्या होगा बेसिकली ये जो जिंक है यहाँ से ब्रोमीन लेगा, यहाँ से ब्रोमीन लेगा, जिंक ब्रोमाइड बना देगा और जो ये वाला हाइड्रोजन है ये इस कार्बन में ऐड हो जाएगा और सिंपली ये 2 ब्रोमोब्यूटेन से कन्वर्ट हो जाएगी ब्यूटेन में एंड ब्यूटेन में, क्योंकि स्ट्रेट है। तो इस तरह से हम अल्काइल हैलाइड से हमने क्या बना दिया, हमने एल्केन प्रोड्यूस कर दी। अब इस मेथड में हमने अल्काइल हैलाइड्स से एल्केन बनाने के लिए हमने जिंक और एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया। हम इसके अलावा भी कोई कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसके अलावा प्लाटिनम चारकोल लेके एल्कीन को इसके साथ हीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऐड भी होगी यानी हाइड्रोजनेशन भी होगी बट विद क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। किस तरह से होगा, ये आर के साथ एक हाइड्रोजन चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और एल्केन भी बन जाएगी और एसिड भी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस, मतलब हाइड्रोजनेशन मस्ट अकम्पाइंड बाय विद बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। हाइड्रोजनेशन भी होगी लेकिन बॉन्ड की क्लीवेज के साथ। एल्केन कैन आल्सो भी प्रोड्यूस, एल्केन प्रोड्यूस हो सकती है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड से एल्केन प्रोड्यूस हो सकती है। प्लाटिनम चारकोल को भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हुए हम अल्काइल हैलाइड से एल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मतलब सिंपली आप समझें कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, हमने उसे एल्केन में कन्वर्ट करना है। हम जिंक और एसिड को यूज़ करते भी कर सकते हैं
और हम प्लैटिनम चारकोल को यूज़ करते भी कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोजिनोलाइसिस होगी और एल्केन जो है अल्काइल हैलाइड एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा जो थर्ड हमारा मेथड है वो है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? हमारे पास सपोज करें ये हमारे पास आर है, सपोज करें ये हमारे पास कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एक और OH अटैच है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा ये जो ग्रुप है इसे हम ओइक एसिड बोलते हैं, इसे एसी कार्बोक्सिलिक एसिड इसे बोलते हैं। ये आर तो चेन है, अल्काइल चेन जितनी मर्जी लंबी हो सकती है। अगर यहाँ पे एक और CH होगा तो फिर मैं ऐसे बोलूँगी CH3 इथेनोइक एसिड, और अगर यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन भी होगा तो मैं इसे एक कार्बन वाला है तो फॉर्मिक एसिड बोलूँगी। ठीक है, मेथनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, दो होगा तो एसिडिक एसिड या एथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें ये स्ट्रक्चर जो एक ही दफ़ा प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलूँगी, 3 दफ़ा होगा तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलूँगी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एसिड डायरेक्ट नहीं होगा, उसकी साल्ट होगा। उसका साल्ट क्यों होगा? क्योंकि एसिड जो है साल्ट की फॉर्म में ज़्यादा फिजिबल होता है, एसिड जो है वो थोड़ा रिएक्टिव होता है। हम इसका साल्ट यूज़ करेंगे और इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? डी का मतलब होता है रिमूव करना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बोक्सिलेशन सिंपल होता है तो इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है? अगर हमारे पास ये, अगर आप देखें अगर आप देखें अच्छा, अगर आप देखें मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये वाला। अच्छा, अगर आप देखें मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, मैं इसमें से ये निकाल दूँ, COH निकाल दूँ, तो मेरे पास क्या बाकी रह जाएगा? ये R और H ही रह जाएगा ना, तो सिंपल एल्केन रह जाएगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरे पास है R C डबल बॉन्ड OH है, मतलब कोई भी एसिड है। अब आप एक बात गौर करें, अगर मैं इसमें से ये निकाल दूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये निकाल दूँ तो पीछे क्या रह जाएगा? R और H, मतलब एल्केन। अब RH का क्या मतलब है? देखें, सपोज करें मेरे पास R जो है वहाँ पे मिथाइल है, यानी ये है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 है, अब CH3 और इसके पास H है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल ये है कि ये CH4 है। CH4 क्या होता है? मीथेन। मीथेन क्या होता है? एल्केन। तो अगर हमारे पास कोई भी एसिड है, मैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकाल दूँ तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इसी वजह से अगर हम क्या करते हैं, हम डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अच्छा, हमारे पास क्या है? हमारे पास है सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है। हमने इसको हीट किया, उसे सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है? कास्टिक सोडा का सोडा और क्विक लाइम का लाइम। ये देखें, हमने क्या किया, क्विक लाइम लिया, उसको कास्टिक सोडा के सोल्यूशन में ऐड किया। सोल्यूशन में ऐड करने के बाद ओवरऑल उसको हमने फिर बाद में जो प्रोडक्ट मिला उसे ड्राई किया। ड्राई करने के बाद उसका हमने रिएक्शन करवाया इस एसिड के साथ, इसके साथ रिएक्शन करवाया, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, हमें एल्केन मिल गई। ठीक हो गया। ये इसका है व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड आर हीटेड विद सोडा लाइम प्रिपेयर्ड बाय क्विक लाइम सोकिंग क्विक लाइम विद कास्टिक सोडा सोल्यूशन एंड ड्राइंग द प्रोडक्ट। इसमें सोडा लाइम प्रोड्यूस करने के बाद उसका इस एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, एसिड के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाया, तो उससे हमें क्या मिली? कार्बन डाइऑक्साइड मिली। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसकी एग्जांपल है। अच्छा, इसमें आप एक देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एसिड है। अब मैं क्या करूँगी, इसका क्विक लाइम के साथ जब रिएक्शन होगा तो बेसिकली NaOH जो है ये क्या करेगा, ये Na2O3 निकाल देगा, और ये जो R है ना, ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हुए एल्केन बना देगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे नीचे प्रोपियोनेट है, ये देखिए, ये
फ्री कार्बन है, इस वजह से हमने इसको प्रोपियोनेट बोला है, सोडियम प्रोपियोनेट, क्योंकि ये सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड का। ठीक है, इसका कोई लाइम के साथ रिएक्शन, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाया तो ये क्या करेगा, ये वाला ग्रुप सारा निकल जाएगा और इसमें से ये वाला ग्रुप सारा निकल जाएगा, और ये वाली जो कार्बन है ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगी और इथेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए प्रोपियोनेट में से इथेनेट मिला है, एक कार्बन ज़रूर रिलीज़ होगी, क्यों, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल तो जाएगा, एक एटम जाएगा ही जाएगा। इस वजह से जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसमें कार्बन ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट में कम होंगे। अच्छा एक बात आप याद रखें, ये जो साल्ट है ना ये स्ट्रॉन्ग है। मुझे कैसे पता चले ये स्ट्रॉन्ग है, देखें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड है, मुझे कैसे पता चला ये वीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं। HCl देखें, HCl है वो वीक एसिड नहीं है। क्यों वीक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक ही नहीं है। ऑर्गेनिक जब भी होगी ना चीज़ वो यकीनन ज़्यादातर कार्बन हाइड्रोजन पे ही कंसिस्ट कर रही होगी और उसमें फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिफरेंस नहीं होता। वीक एसिड का मतलब क्या है, वो प्रोटॉन इजीली लूज़ नहीं करता। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है, क्योंकि वो इजीली प्रोटॉन लूज़ कर देता है, और वो इजीली प्रोटॉन कब लूज़ करेगा, जब उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। जो हाइड्रोकार्बन है उनमें डिफरेंस है ही नहीं इतना ज़्यादा, इस वजह से वो प्रोटॉन इजीली लूज़ नहीं कर सकती, इस वजह से सारे ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें वीकनेस, उसमें जो कार्बन के दरमियान या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक है ना, उसमें पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड बन सकता है। उसमें हाइड्रोजन का किसी मेटल नॉन मेटल के साथ जब बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, वो प्रोटॉन को इजीली लूज़ कर सका होगा। इसी वजह से ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक वीक एसिड है। अब आप देखें जब भी एक वीक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होगा तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी ना वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। एसिड और बेस के रिएक्शन करने से क्या बनता है, साल्ट और वाटर, हमेशा वो स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता, प्रोडक्ट यही होता है, साल्ट और वाटर। स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, प्रोडक्ट सिर्फ साल्ट और वाटर होता है। लेकिन जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तब भी साल्ट जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों, दोनों में से मिनिमम एक कंपोनेंट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, फिर प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर सिर्फ एक ही सूरत में वीक साल्ट बनेगा वो है जब दोनों कंपोनेंट ही वीक हो, ये भी वीक हो ये भी वीक हो, तब वीक होगा। अदरवाइज़ दोनों स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग साल्ट। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है तब भी स्ट्रॉन्ग, अगर बेस वीक है एसिड स्ट्रॉन्ग है तब भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, साल्ट यानी स्ट्रॉन्ग होगा जब भी कोई एक कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये देखिए मैं इसको स्ट्रॉन्ग साल्ट बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि एसिड तो वीक है लेकिन इसका जो रिएक्शन हुआ है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हुआ है, क्योंकि एन है ना, एन जहाँ से आया, सपोज NaOH से आया, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मतलब है, मतलब वो ईजीली OH रिलीज़ कर रही है। OH रिलीज़ कर रही है मतलब कि वो एक मेटल है, और मेटल जो है वो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती है। खैर ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट बातें हैं, आप बस ये सिंपल याद रखें। मैं आपको ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दूंगी जब मैं FSC का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करूँगी, जिसमें हम एसिड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें आपको समझाऊंगी। बहरहाल आप यहाँ पे ये याद रखें, एक कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग होगा तो साल्ट स्ट्रॉन्ग होगा, दैट्स इट। अच्छा ये था आज का लेक्चर। अब आप याद रखें कि अगर ये आपको ये समझ आ रही है, ये मैंने रीडिंग किया, हम इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो होगा बाकी जो रिमेनिंग प्रिपरेशन मेथड्स रह गए हैं। डिकार्बोक्सिलेशन का एक और मेथड होता है, वो इलेक्ट्रिकल मेथड होता है, जिसे हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बोलते हैं। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे 2 और मेथड होते हैं इनकी प्रिपरेशन के, उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट दूंगी, उसके बाद बुक रीडिंग भी करूँगी। और ये सारा कुछ इस वजह से होता है ताकि बाज़ औक़ात टीचर्स जो हैं वो लेक्चर तो डिलीवर कर देते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट बुक से पढ़ता है ना
तो उसको समहाउ कुछ डिफ़िकल्टी आ रही होती है। तो मैं बुक रीडिंग का भी लेक्चर लाजमी बनाती हूँ, ताकि जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको मैं रिलेट भी, जो मैंने समझाया है ना वो मैं साथ रिलेट भी कर दूँ। अच्छा, अब आपका काम ये है कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो उन स्टूडेंट्स के साथ मस्ट शेयर करें जो स्टूडेंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आपको ये चीज़ें, ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर अपना, कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट्स करें, अगर कोई पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर लाजमी करें। अच्छा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है ना तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल दिया है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आपने अगर इस चैप्टर की पूरी बाकी वीडियोस देखनी है तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके देख लें। और अगर आपको मैं इसके डेली बेस पे लेक्चर अपलोड करती रहूँगी इंशाल्लाह। और अगर आपको डेली मेरे साथ साथ चलना है तो मैं इतने ज़्यादा भी कंटेंट नहीं बनाती, वीडियोस 20-30 मिनट्स की होती हैं, आप इसे इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ सिंक करना चाहते हैं तो मैं डेली की डेली वीडियोस भेजूँगी, तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपके अकॉर्डिंगली नोट लेक्चर्स भी बनाऊँ। और फिर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करें और मैं आपके जो डिस्क्रिप्शन में आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊँगी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, आपको लग रहा है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कि उसको ये टॉपिक में डिफ़िकल्टी है, तो आपने क्या करना है, आपने मुझे ईमेल करनी है। मेरी ईमेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे ईमेल कीजिएगा। तो आप मुझे बस बता दीजिएगा मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको क्या करूँगी, मैं आपको एक गूगल मीट का लिंक दे दूँगी जिसमें हम जो भी स्टूडेंट है उसके साथ मैं 1-to-1 सेशन कर लूँगी। और जो भी लेक्चर प्रॉब्लम क्रिएटिंग लग रहा होगा मैं उसको वो 1-to-1 समझा दूँगी। सही है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टडी में, तो अगर आप मुझे साथ ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं एक ग्रुप बना दूँगी व्हाट्सएप का, जहाँ पे आप सब स्टूडेंट्स को ऐड कर लूँगी और आप वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इजीली आंसर कर दिया करूँगी। चलिए ठीक है, अब मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।